बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू बैरिस्टर कामरान इलियास लॉ चैम्बर। और सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों की सपोर्ट की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह चैनल मेरा ग्रो कर रहा है और उम्मीद करता हूं कि आप इसी तरह सपोर्ट करते रहेंगे। और अब मैं आपको आज के टॉपिक के बारे में बता देता हूं कि आज का टॉपिक एक जजमेंट है हाई कोर्ट लाहौर की। जिन लॉ पॉइंट्स को ये जजमेंट कवर करती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत कंप्रिहेंसिवली इन लॉ पॉइंट्स को समझाया गया है। इसके अंदर पुलिस ऑर्डर को एक्सप्लेन किया गया है जिससे हमें पता चलता है कि इन्वेस्टिगेशन करते हुए पुलिस को क्या करना चाहिए, क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। दूसरे नंबर पे इस पे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान को एक्सप्लेन किया गया है इन अकॉर्डेंस विद क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। ये इम्पॉर्टेंट बात है कि हम क्रिमिनल प्रोसीजर कोड को इन कंजंक्शन विद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान जब पढ़ें तो हमें और बेहतर तौर पे ये तमाम कवानीन समझ आ जाते हैं, क्योंकि ये तो आप सब जानते हैं कि कोई भी कानून पाकिस्तान में नहीं बन सकता जब तक कि वो इन अकॉर्डेंस विद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान ना हो। जल्दी से शुरू करेंगे। इसमें सबसे पहले मैं आपको फैक्ट्स बताऊंगा, फिर उसके बाद जो आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं पार्टीज़ के, फिर उसके बाद कोर्ट की ऑब्जर्वेशन और आखिर में कोर्ट की जजमेंट। तो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट जो कि हमेशा होती है और इंशाल्लाह आगे भी होती रहेगी कि आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, इस बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आइंदा मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहुंच जाए और आप उसे देख सकें। तो शुरू करते हैं जी। ये केस बेसिकली एक FIR से मुतल्लिका है। इसमें पटिशनर की तरफ से इल्ज़ाम यह था कि उसे ज़बरदस्ती अगवा किया गया कुछ लोगों की तरफ से और उससे फिर उसके बाद ज़बरदस्ती दस्तखत करवाए गए। FIR रजिस्टर हो गई। इन्वेस्टिगेशन का जब रिज़ल्ट आया तो उसके ऊपर रिस्पोंडेंट नंबर 10 अग्री ना हुआ। रिस्पोंडेंट नंबर 10 ने उसके ऊपर रिक्वेस्ट की कि IO को चेंज किया जाए, जिस रिक्वेस्ट को माना गया और IO को चेंज कर दिया गया। अब दोबारा जब दूसरे IO ने इन्वेस्टिगेशन की तो उसका रिज़ल्ट भी कोई ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं था, लेकिन उसके अंदर ये हुआ कि रिस्पोंडेंट नंबर 9 को सेकंड IO ने उसके ऊपर अबेटमेंट का चार्ज लगा दिया कि वो उसके अंदर गिल्टी पाया गया है, अबेटमेंट आनत। और फिर उसके बाद रिस्पोंडेंट नंबर 10 ने दोबारा रिक्वेस्ट की कि री इन्वेस्टिगेशन करवा ली जाए। री इन्वेस्टिगेशन की उसकी रिक्वेस्ट को भी एक्सेप्ट किया गया। मामला री इन्वेस्टिगेट हुआ तो उसके अंदर भी वही चीज़ इंडोर्स हुई जो पिछले IO ने की हुई थी। फिर उसके बाद ये हुआ कि अब रिस्पोंडेंट नंबर 9 पिक्चर आए और उन्होंने दोबारा एक एप्लीकेशन दी री इन्वेस्टिगेशन की कि मामले को री इन्वेस्टिगेट करवाया जाए, जिसके ऊपर बाकायदा बोर्ड बैठा और उसके बाद उन्होंने एक पैनल के सुपुर्द ये मामला कर दिया। री इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो गई। पैनल में से एक ऑफिसर की मीनवाइल पोस्टिंग हो गई जिसकी वजह से पैनल टूट गया। फिर दूसरे ऑफिसर आए, लेकिन क्योंकि ये री इन्वेस्टिगेशन का काम बार बार चल रहा था तो पटिशनर ने इस ऑर्डर को चैलेंज कर दिया बिफोर द ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट। और उन्होंने चैलेंज उसी ऑर्डर को किया, री इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर को, जो कि इंस्पेक्टर जनरल पुलिस की जानिब से जारी हुआ था। तो जब ये ऑर्डर चैलेंज हो गया तो जो काउंसिल ऑफ द पटिशनर थे उनका बड़ा सिंपल सा स्टांस था। उन्होंने कहा जी कि ये मामला 3 दफ़ा इन्वेस्टिगेट हो चुका हुआ है, थॉरो इन्वेस्टिगेशन इस पे हो गई है, 173 की रिपोर्ट पेश हो चुकी हुई है अदालत के अंदर और उसके बाद री इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकती। दूसरी साइड पे असिस्टेंट एडवोकेट जनरल का कहना यह था कि कानून के अंदर तो री इन्वेस्टिगेशन को रोका नहीं जा सकता कि क्रिमिनल केस के अंदर आप जितनी चाहे री इन्वेस्टिगेशन कर लें। सेक्शन 173 CRPC भी पुलिस को ये इख्तियार नहीं देता कि वो री इन्वेस्टिगेशन को रोक दे। और उसके अलावा उन्होंने कहा कि इस मामले में री इन्वेस्टिगेशन बहुत ज़रूरी है ताकि असल हक़ाइक़ सामने आ जाएं और क्योंकि प्रीवियस इन्वेस्टिगेशन जो है वो डिफेक्टिव थी। इसी बात को काउंसिल थे जो रिस्पोंडेंट नंबर 9 और 10 के, उन्होंने भी इसी बात को इंडोर्स किया, मोर और लेस यही बात की। और उन्होंने साथ ये कह दिया जी कि रिव्यू बोर्ड एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि कॉन्स्टिट्यूट हुई है अंडर आर्टिकल 18A ऑफ द पुलिस ऑर्डर 2002 और इसके अंदर डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल पुलिस और 2 हाई रैंक ऑफिसर्स होते हैं। तो इस वजह से इन्होंने जब इस बात को ऑब्ज़र्व किया कि ये इन्वेस्टिगेशन
पहले जो इन्वेस्टिगेशन हुई है वो ठीक नहीं थी, उसके अंदर लकूनास थे, तो उन्होंने इसके ऊपर री इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दिया जो कि बिल्कुल कानून के मुताबिक है। इनके आर्ग्यूमेंट्स ख़त्म हो गए। अब बात आ जाती है कोर्ट की कि कोर्ट इसके अंदर क्या कहती है। कोर्ट ने अपने डिस्कशंस के अंदर सबसे पहले डिस्कस किया इन्वेस्टिगेशन को, कि इन्वेस्टिगेशन क्या चीज़ है, कि इन्वेस्टिगेशन मतलब कलेक्शन ऑफ एविडेंस है। उसके साथ मज़ीद जजमेंट्स का हवाला दे के भी फेयर एंड प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन को भी डिफ़ाइन कर लिया। उन्होंने कनेक्ट किया इसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के साथ, आर्टिकल 10A को, विच इज़ राइट ऑफ अ फेयर ट्रायल। तो आपकी इन्वेस्टिगेशन अगर फ्री एंड फेयर होगी तो फिर उसे किसी भी शख्स को राइट मिलेगा फेयर ट्रायल का। अगर वो फ्री एंड फेयर नहीं है तो उसे वो राइट नहीं मिल सकता। उसके बाद फर्दर उन्होंने एक्सप्लेन किया रूल 25.23 ऑफ पुलिस रूल्स 1934, जिसके अंदर पावर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर डिफाइन की गई थी, और उसके अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ही शैल नॉट कमिट हिमसेल्फ प्रीमेच्योरली टू एनी व्यू ऑफ द फैक्ट्स फॉर और अगेंस्ट एनी पर्सन, कि उसने फैक्ट्स के मुताबिक ही इन्वेस्टिगेशन करनी है, वो अपना बहुत अर्ली अपना कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं बना सकता। फिर इसके बाद ऑनरेबल हाई कोर्ट ने सेक्शन 173 को एक्सप्लेन किया कि सेक्शन 173 के अंदर आपने एक रिपोर्ट पेश करनी होती है जिसे कि हम चालान कहते हैं। ये रिपोर्ट आपने जब आपकी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होती है तो पेश करते हैं। उसके अंदर ज़रूरी ये है कि इन्वेस्टिगेशन एज अर्ली एज पॉसिबल हो जाए। अगर आपकी इन्वेस्टिगेशन 14 डेज़ में कंप्लीट नहीं होती तो आप एक नामुकम्मल चालान पेश करेंगे, उसके ऊपर कोर्ट अपना ट्रायल शुरू कर देगी अनटिल एंड अनलेस कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस हैं जिसकी वजह से वो ट्रायल शुरू नहीं हो सकता। सेक्शन 173 के मुतल्लिक इन्होंने मज़ीद कहा कि इसके ये मैंडेटोरी प्रोविज़न है, और अगर आप इसकी वायलेशन करते हैं तो ये वायलेशन ऑफ आर्टिकल 4 और 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हो जाती है। फिर उसके बाद ट्रांसफ़र ऑफ इन्वेस्टिगेशन के हवाले से डिस्कशन हुई कि ट्रांसफ़र ऑफ इन्वेस्टिगेशन क्या हो सकती है या नहीं हो सकती, जिसके ऊपर एक बड़ी लंबी चौड़ी डिस्कशन ऑनरेबल कोर्ट ने की। तो इसका क्रक्स है वो ये है कि इन्वेस्टिगेशन ट्रांसफ़र हो सकती है, और ये इन्वेस्टिगेशन ट्रांसफ़र होती है पुलिस ऑर्डर के थ्रू। इससे पहले इसका ट्रांसफ़र का कोई तरीक़ाकार मौजूद नहीं था, ना ही ये क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में और ना और किसी लॉ के अंदर तरीक़ाकार दिया गया था। तो इसमें मुख्तलिफ जो बात डिस्कस हुई इसमें कि इसके अंदर मुख्तलिफ कोर्ट्स की मुख्तलिफ ओपिनियन है री इन्वेस्टिगेशन के हवाले से। कुछ कोर्ट्स कहती हैं कि री इन्वेस्टिगेशन हो सकती है, कुछ कोर्ट कहती हैं कि री इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकती। ये हम बात कर रहे हैं यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की, कि जिसमें मुख्तलिफ जजमेंट्स मौजूद हैं। तो होता ये है कि जब आपके पास एक ही मामले पे दो मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यूज़ आ जाएँ सुप्रीम कोर्ट के, तो देखा ये जाता है कि कौन से वर्जन को ज़्यादा लार्जर बेंच ने सपोर्ट किया हुआ है। कि अगर एक वर्जन को सपोर्ट किया हुआ है 4 मेंबर बेंच ने, तो वो, और दूसरे वर्जन को सपोर्ट किया हुआ है 2 या 3 मेंबर बेंच ने, तो डेफिनेटली जो लार्जर बेंच है उसकी बात प्रिवेल कर जाएगी। लार्जर बेंच की इसके अंदर बात है कि री इन्वेस्टिगेशन हो सकती है, लेकिन एक बात जो कि इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि जब आपका ट्रायल कंक्लूड हो जाए तो उसके बाद री इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकती। तो इस मामले के अंदर एक और चीज़ जो कि इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि देखें, अब हम इस केस को अगर देखें तो इस केस के अंदर हुआ क्या कि वो तो बार बार इन्वेस्टिगेशन, पहले रिस्पोंडेंट नंबर 10 ने ये काम शुरू कर दिया कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर चेंज, फिर री इन्वेस्टिगेशन, फिर दोबारा इन्वेस्टिगेशन, उसकी बारी ख़त्म हुई तो रिस्पोंडेंट नंबर 9 आ गए। अब रिस्पोंडेंट नंबर के बाद 8, 7, 6, मतलब ये तो फिर एक ना ख़त्म होने वाला सिलसिला शुरू हो जाएगा ना। तो री इन्वेस्टिगेशन का मतलब ये है कि ठीक है पुलिस के पास ये इख्तियार है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि उस इख्तियार को आपने मतलब हर केस के अंदर ही यूज़ कर लेना है। आप री इन्वेस्टिगेशन उसी वक्त करेंगे कि जब आपके पास कोई नया एविडेंस आ गया है, कोई ऐसा बंदा जिससे आप तफ्तीश नहीं कर सके, या कोई ऐसी ख़ास वजह हो गई है कि आप समझते हैं कि ये इस केस की इन्वेस्टिगेशन को या इसके रिज़ल्ट को चेंज कर सकती है। और दूसरी बात याद रखें कि इन्वेस्टिगेशन का मतलब ट्रायल नहीं है। मतलब जो बंदा इनोसेंट होता है या गिल्टी होता है
वो ट्रायल के बाद होता है, उसका इन्वेस्टिगेशन के साथ कोई तल्लक नहीं होता। ये काम ये डिटरमिन करना कोर्ट का काम है, पुलिस का काम नहीं है। इस केस के साथ जब इन तमाम चीज़ों को अलाइन किया गया, फैक्ट्स को भी, जजमेंट्स को भी, केस लॉज को भी, रूल्स को भी, तो उसके अंदर ऑनरेबल कोर्ट ने ऑब्जर्व किया, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट submitted by respondent number 1. Respondent number 1, IG साहब, the review board recommended for transfer of investigation on the following grounds. Cogent reason have been given by the applicant for change of investigation. Prima facie, previous investigations have been conducted unilaterally without ascertaining the facts and circumstances of the case. There is circumstantial and material evidence available on record which needs further probe to dig out द रियल फैक्ट्स। अब इस बात को ऑनरेबल कोर्ट ने एक्सेप्ट नहीं किया। ऑनरेबल कोर्ट ने कहा जी कि इन्होंने तो सिर्फ रोल प्ले किया एक रबर स्टैंप का, कि बस जो रिकमेंडेशन आई उसे इन्होंने तस्लीम कर लिया, जबकि होना ऐसा नहीं चाहिए। होना ये चाहिए कि इन्हें ख़ुद इस मैटर को देखना चाहिए था, उसके बाद अपनी ओपिनियन देनी चाहिए थी। तो बार बार की ये इन्वेस्टिगेशन को चेंज करना, और जबकि सबका रिज़ल्ट सेम आ रहा है, तो ये डजंट मेक एनी सेंस कि आप एक चीज़ को लंबा करते जा रहे हैं। उसका मतलब तो ये है कि जिस बेचारे के साथ जुल्म हुआ है, जो कि पिटिशनर है इन दिस केस, वो बेचारा इंतज़ार ही करता रहेगा और ये इन्वेस्टिगेशन नेवर एंडिंग होती जाएगी कि मतलब बार बार इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ही इन्वेस्टिगेशन ही ख़त्म नहीं हो रही तो ट्रायल कब शुरू होगा। तो इस वजह से इस पिटिशन को ऑनरेबल कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया, और इनका जो ऑर्डर था री इन्वेस्टिगेशन वाला, उस ऑर्डर को वो ऑर्डर ख़त्म हो गया। उम्मीद है कि आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। बहुत जल्दी हाज़िर होंगे आपके पास एक नए व्लॉग के साथ। तो थैंक यू वेरी मच जी।